लेकिन आज अगर संपूर्ण भारत की 50% महिला आबादी को पढ़ने का अधिकार दिया और हम सभी समाज के एससी एसटी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज जो अधिकार हम सभी को मिला है मेरे साथियों भारतीय संविधान की बदौलत मिला है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिला है। इस बात को आपको समझना है। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन शानदार ढंग से किया गया। हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम अर्थात 16 अगस्त 2026 को इस कार्यक्रम का उद्देश्य था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन जनपद कन्नौज में 11 अक्टूबर 2026 को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु जो कैलेंडर तैयार किया गया, उस कैलेंडर का एक तरह से विमोचन भी था। कैलेंडर का प्रारंभ यहीं से किया गया। ग्राम हंसापुर अरौल मक्कनपुर के पास ये महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया आवाज का चलो गांव की ओर। इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस कार्यक्रम के संबंध में प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि हम आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर मिशन की विचारधारा एवं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर हम आपको बता दें, मैं स्वयं सरजित तारिया, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का प्रदेश अध्यक्ष BBS 3 उत्तर प्रदेश के रूप में अपने साथियों अजीत सिंह आजाद जी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम एवं BBS 3 के मुख्य संरक्षक अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे थे। आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, जो कि जिला अध्यक्ष BBS 3 जनपद कन्नौज है, प्रांतीय मीडिया प्रभारी BBS 3 उत्तर प्रदेश, अपनी गरिमामय उपस्थिति इस गांव में दे रहे थे। इस अवसर पर गांव की बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, माताओं बहनों ने भी प्रतिभाग किया। सबसे पहले सारनाथ में गए, सारनाथ में, और सारनाथ में जाकर उन्होंने सबसे पहले 5 शिष्यों को अपने, जो कहा जाता कि ब्राह्मण थे, उन्हें उपदेश किया, उन्हें समझाने का कार्य किया। मेरे साथियों, ऐसे तथागत बुद्ध की फोटो आपके सामने है। तथागत बुद्ध के चरणों में अभी आपने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है। इसके बाद बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो है। कौन नहीं जानता बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में कौन नहीं जानता कि वो भारतीय संविधान निर्माता है। उन्होंने ऐसा भारतीय संविधान दिया जिनकी बदौलत आज हम सब, चाहे माताएं बहनें हो, एक समय था जब शिक्षा का अधिकार हमारे पास नहीं था, लेकिन आज अगर संपूर्ण भारत की 50% महिला आबादी को पढ़ने का अधिकार दिया और हम सभी समाज के SC ST समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज जो अधिकार हम सभी को मिला है मेरे साथियों भारतीय संविधान की बदौलत मिला है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिला है। इस बात को आपको समझना है। ऐसे बाबा साहब की फोटो आपके सामने लगी। संत गाडगे बाबा की बात करें, संत गाडगे बाबा जो धोबी समाज से बिलोंग करते थे, मेरे साथियों बाबा साहब से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे बाबा साहब से संत गाडगे बाबा। गांव गांव जाकर इसी तरह से जैसे आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, संत गाडगे बाबा ने बिना शादी किए पूरे जीवन पर्यंत समाज को समय दे दिया, समाज को जागरूक करने में लगा दिया और यही बताने का कोशिश किया कि शिक्षा ही वो मूल आधार है, मूल अधिकार है, जिसकी बदौलत हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, विकास ला सकते हैं। ऐसे संत गाडगे बाबा के चरणों में श्रद्धा का सुमन आपने अर्पित किया है। इसके बाद ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की कहानी बड़ी निराली है, बड़ी कहानी निराली है। ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की कहानी। ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, बड़ी कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है। ज्योतिबा राव फूले पढ़े लिखे थे, इनके पिता जमींदार थे, ये चाहते तो राजा बनते, राजा, लेकिन इन्होंने राजपाट को अस्वीकार कर दिया। जब सावित्रीबाई फूले से शादी होती है, 10-11 वर्ष की उम्र थी। सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं थी, सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं थी।
ज्योतिबा राव फूले पड़ गए थे, क्योंकि जमींदार घराने से थे इसलिए इन पर प्रतिबंध नहीं था। माली समाज से ये बिलोंग करते थे। जब सावित्रीबाई फूले के साथ शादी हुई तो उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, घर में अच्छा ज्ञान कराया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। जब माता सावित्रीबाई फूले में थोड़ा सा ज्ञान आया, शिक्षा आई, तो उनके मन में आया कि जिस तरह से हम पढ़ लिख गए हैं ऐसे हम समाज की इन बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लिया माता सावित्रीबाई फूले ने। 10-12 साल की उम्र रही होगी उस समय, और ये हमारी बालिकाएं बैठी है 10-12 साल से ज्यादा की उम्र की है। इन्होंने 12-13 साल की उम्र में संकल्प लिया हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। ये बेटियां हमको बताएं जो 12 साल से ज्यादा की उम्र की हैं, आपने क्या संकल्प लिया? कोई संकल्प लिया आपने किसी को पढ़ाने का, किसी को समझाने का, बुझाने का? कोई संकल्प लिया? नहीं लिया। यदि नहीं लिया तो आज हम माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष से सीखेंगे कि यदि हम पढ़ लिख गए हैं तो हम जहां पर भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं हमको करना होगा। ये इनके मार्ग में बाधाएं क्या आई ये भी हम आपको बता दें। जब माता सावित्रीबाई फूले गांव-गांव पढ़ाने जाती थी, कि मान लीजिए अपने ही इसी गांव में आई तो यहां पर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, 2-4 लोग बच्चे जमा हो गए कि बच्चे हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चे आकर्षित हुए, बालिकाएं आकर्षित हुई, और ये भेदभाव नहीं करती थी। सभी समाज की बेटियों को पढ़ाने का कार्य माता सावित्रीबाई फूले ने ऐसे चबूतरे बैठ जाती थी, बच्चे बैठ जाते थे जमीन पर ही, और पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती थी। लेकिन ये कार्य रूढ़िवादी समाज को पसंद नहीं आया। रूढ़िवादी समाज को ये कार्य पसंद नहीं आया। उसने कहा अगर ये महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो ये अपने अधिकारों की बात करेंगी, अपने सम्मान की बात करेंगी, और कल को आज जो इन पर हम विभिन्न तरह के अधिकार जमा कर बैठे हैं, इन्हें अधिकारों से वंचित किए हैं, ये अधिकार मांगने लगेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे युवा शराबी नशेड़ी लोगों को छोड़ दिया कि इस लड़की को रोकने का काम करिए। तो ऐसे लड़कों ने क्या किया, जिस रास्ते से माता सावित्रीबाई गुजरती थी, पैदल ही जाती थी, स्वाभाविक है, तो वो रास्ते में लड़के खड़े रहते थे, और वो लड़के अपने हाथों में कंकड़, पत्थर, गोबर ये लिए रहते थे, और जैसे ही माता सावित्रीबाई फूले निकलती थी, कंकड़ मारते थे, इनको पत्थर मारते थे। और इतना ही नहीं मेरे साथियों, 1-2 बार तो ऐसी घटना हुई जब उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात आपको बता दें, माता सावित्रीबाई फूले की लंबाई लगभग 6-6.25 फीट थी, हो ना हो 6.5 फीट लंबाई, मतलब जबरदस्त लंबाई थी। 1-2 लड़के कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। शुरुआत 1-2 लड़के करते थे पास में आने की, और जैसे ही वो लड़के आते थे उनको ये उठा के जमीन पे धड़ाम से पटक देती थी। और एक भले 10 लड़के हो, आप सोचिए, एक को अगर आपने पटक दिया तो उसमें आधे तो दूर भाग जाएंगे, तब तक जब तक दूसरा पास आया उसको भी पटक दिया तो बच्चे बचाए सब भागते थे दूर। यानी कि इनके पास आने की हिम्मत किसी को नहीं थी। अब जो रूढ़िवादी समाज था उसने कहा हमने लड़कों को लगाया। माता सावित्रीबाई फूले नहीं रुकी, उन्होंने क्या किया, एक रास्ता अपनाया। आप सोचकर देखिए, उन्होंने रास्ता ये अपनाया कि ये लोग कंकड़ पत्थर जब मारते हैं हम इनसे भिड़ेंगे नहीं ज्यादा, हाँ पास में कोई आएगा तो उसको निपटेंगे अच्छे ढंग से, लेकिन वैसे नहीं कोई पत्थर मार रहा उधर, अब उसको उधर जाएंगे दौड़ाएंगे, ये नहीं,
अपने रास्ते से वो निकलती चली जाती थी। एक रास्ता अपनाया उन्होंने, झोले में एक साड़ी वो डालकर एक्स्ट्रा ले जाती थी, एक पहन कर जाती थी और एक एक्स्ट्रा झोले में डालकर ले जाती थी। तो इधर से जब जाती थी तो गोबर कंकर पत्थर जब फेंका जाता था इनके ऊपर तो वो साड़ी गंदी हो जाती थी। वहां जाकर जैसे यहाँ पे वाली पढ़ाने आई तो यहाँ आकर अपना वो साड़ी चेंज कर लेती थी, बदल लेती थी, और वो जो अपने एक्स्ट्रा साड़ी लाई वो अपना पहन लेती थी और गंदी वाली साड़ी जो है बैग में रख लेती थी। फिर जब वापस आती थी घर, फिर लोग कंकर पत्थर डालते थे, फेंकते थे, तो उसको घर पे आके बदल लेती थी। और इस तरह से बालिकाओं को पढ़ाने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। आप सोचिए कितनी मुसीबत में हम आप अगर होते तो कहते भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए बालिकाएं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम ऐसा अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन उन्होंने अपमान सहते हुए मेरे साथियों अपनी बालिकाओं को पढ़ाना जारी रखा। अब क्या हुआ, जो रूढ़िवादी समाज था उसके मन में एक बात आई कि हमने इतना प्रयास किया, इतने गुंडे लफंगे लगाए, इनको रोकने के लिए रुकी नहीं, अब कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो रूढ़िवादी समाज इनके पिताजी के पास, मतलब माता सावित्रीबाई फुले के ससुर जी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जो बहू है ये बहुत गलत काम कर रही है, लड़कियों को पढ़ा रही है, हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और ये बहुत गलत काम कर रही है। तो लोगों ने जब प्रेशर बनाया, बहुत दबाव बनाया, तो ज्योतिबाराव फुले के पिताजी माता सावित्रीबाई फुले के ससुर जी ने कहा, इन दोनों लोगों को बुलाया अपने पास, ज्योतिबाराव फुले को बुलाया, सावित्रीबाई फुले को बुलाया और ऐसे पास बुला के बैठाया कि तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं, केवल और केवल दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि या तो तुम घर छोड़ दो, या तो जो ये कार्य कर रहे हो ये कार्य छोड़ दो। तो ज्योतिबाराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने पता है कौन सा रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने घर छोड़ने का रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा हम ये सामाजिक कार्य बंद नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने घर छोड़ दिया मेरे साथियों, घर छोड़ दिया। हाथ में उनके कुछ कपड़े लगते रहे होंगे, एक झोला लेकर बस चल दी। लेकिन समस्या ये खड़ी हुई कि जब वो जा रहे थे रास्ते में, अब मन में विचार आया रुकेंगे कहां, शाम हो चली थी, रात हो चली थी, रुकेंगे कहां। ये विचार जब उनके मन में आया, रात होने लगी, तो माता सावित्रीबाई फुले के मन में आया कि मेरी दोस्त है फातिमा शेख, मुस्लिम महिला, उससे मदद मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं। तो सावित्रीबाई फुले उनके घर पे जाके गेट खटखटाया, फातिमा शेख बाहर आई और उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ अंदर बुलाया। जब अंदर बुलाया, बैठाया, पानी पिलाया, चाय पानी कराया, तो फिर बातचीत शुरू हुई। उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फातिमा शेख ने कहा चिंता की बात नहीं है, जैसे घर आपका है ये मेरा घर है, ये आपका घर है, ऐसे समझ लीजिए। हम लोग बहन बहन की तरह घर में रहेंगे। और उन्होंने शरण दी। शरण देने के बाद फिर अब माता सावित्रीबाई फुले दो लोग हो गए, और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जो मुस्लिम महिला थी, जब जब हमारे समाज के सामने संकट आया, मुस्लिम भाइयों ने हमेशा साथ दिया। इस बात का ध्यान रखना मेरे साथ, इतिहास गवाह है। तो माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने मिलकर 1848 में, उस समय अंग्रेजों का शासन था, इस देश भारत में बालिकाओं का सबसे पहला विद्यालय खोलने का कार्य किया मेरे साथियों। महाराष्ट्र में कभी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने खोला, तो लिख देना सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाराव फुले ने मिलकर खोला था। आप समझ लीजिए
1848 आज से। इसलिए हम लोग माता सावित्रीबाई फुले आजादी है, आगे बढ़ने की आजादी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले का है। इसलिए आपने नमन किया, इसलिए फोटो लेकर हम साथ में चलते हैं। छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी समाज से थे, आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। आपने अपने शासन काल में सबसे पहले सन 1900 में आरक्षण को लागू करने का कार्य किया मेरे साथियों। 50% एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उच्च पदों पर रखने का कार्य सबसे पहले छत्रपति साहूजी महाराज ने किया, और छत्रपति साहूजी महाराज से और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो समझते ही है इस बात को। मान्यवर कांशीराम साहब, भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर, जिस तरह से आपको मालूम होगा 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अपनाया था कि नहीं? अपनाया था कि नहीं? बौद्ध धर्म अपनाया। इसके पहले हमारे देश भारत में भगवान बुद्ध को लोग भूल चुके थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने अध्ययन के बदौलत, आप विश्वास नहीं करेंगे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, 21 घंटे बाबा साहब ने पढ़ाई की है। 21 घंटे बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का मार्ग को अपनाया, तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाया। बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को दी। इसके बाद मानव कांशीराम साहब, यानी कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को पुनर्जीवित कर दिया। समझ लीजिए, मानव कांशीराम साहब वैज्ञानिक के पद पर थे 1964 में, लेकिन उन्होंने दीना भाना वाल्मीकि, जो कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे, इनके ही विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, और उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। तब मानव कांशीराम साहब ने उनसे पूछा, दीना भाना वाल्मीकि से, कि भाई तुम्हारी अगर नौकरी चली जाएगी तो तुम जो है सड़क पे आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका लालन पालन होगा, पालन पोषण कैसे होगा। साहब को उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि साहब आज अगर हमें नौकरी मिली है तो बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब की जयंती की अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन हम धरना प्रदर्शन बंद तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मुझे छुट्टी न मिल जाए। और अंततः उनके संघर्ष की बदौलत फिर मानव कांशीराम साहब भी आंदोलन में कूद जाते हैं, और इसके बाद में वो वैज्ञानिक के पद को छोड़ देते हैं। मेरे साथियों, वैज्ञानिक के पद को छोड़ देते हैं। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई 2 किताबों को पढ़ते हैं। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये किताब ये किताब और जात का उच्छेद, बाबा साहब के द्वारा किताब लिखी गई। ये 2 किताबों का अध्ययन मानव कांशीराम साहब करते हैं, नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद में समाज को जगाने का काम करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं, सबसे ज्यादा लेटेस्ट मानव कांशीराम साहब ही तो हमारे महापुरुष हैं, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग साथियों ने मानव कांशीराम साहब को देखा भी है, उनके साथ मीटिंग भी किया है, उनकी मीटिंग को अटेंड भी किया है, आप सभी ने कार्यक्रम को अटेंड भी किया है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, मात्र 20 साल बीता है मानव कांशीराम साहब को हमारे समाज के बीच से गए हुए। और मैं भी कक्षा 11 में पढ़ता था। मैंने मानव कांशीराम साहब का अपने बिलग्राम हरदोई में एक मीटिंग अटेंड करी थी। मात्र एक बार मैंने उनको देखा था उसी मीटिंग में। हालांकि मैं हेलीकॉप्टर देखने गया था, उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था कि हेलीकॉप्टर देखना है। तो हेलीकॉप्टर देखने के सारे मैंने मानव कांशीराम साहब को भी देखा था, सुना था, पूरा स्पीच मैंने सुना था, वो मेरे जहन में अभी भी है। तो मानव कांशीराम साहब ने इन महापुरुषों को लाने का कार्य किया। 20 साल उन्होंने जमीन पे संघर्ष किया, साइकिल चलाकर। इस भारत देश में सबसे ज्यादा अगर साइकिल चलाकर समाज को जागरूक करने का कोई कार्य किया है तो मानव कांशीराम साहब है। इस बात को ध्यान रखें, सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पैदल चलकर बौद्ध धर्म
और तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों को पैदल चलकर, सबसे ज्यादा अगर कोई पैदल चला है दुनिया में तो तथागत बुद्ध है, इस बात को ध्यान रखना।